हेलो गाइस, पावर ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत सिंपल सी चीज़ जो आपको बहुत काम आने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाले, बहुत डीपली पढ़ने वाले गाइस। जो ये ईयर है ये 2018 का है, ठीक है। 2018 का जो प्रश्न पत्र है उसको हम सोल्व करेंगे। बहुत आपके लिए अमेजिंग है क्योंकि आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टार्ट करते गाइस। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको शो हो रहा है कि पुरातत्वविदों के हड़प्पा कालीन संस्कृति में शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के आधार का वर्णन कीजिए। ठीक है गाइस, तो ये पुराने क्वेश्चन पेपर है तो उसी हिसाब से नंबर दिए गए हैं। तो ये कितने अंक वाला है? ये 2 मार्क्स का ही है, ठीक है। हम 2 मार्क्स से 8 मार्क्स तक भी जाएंगे इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने पूछा जो पुरातत्वविद है वो हड़प्पा कालीन संस्कृति यानी जो कल्चर है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, उसमें जो शिल्प उत्पादन जो केंद्र है उसकी पहचान का आधार क्या है उसका वर्णन करे। उसको आंसर देना है हमें गाइस। सो सिंपल इसका आंसर है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो आंसर देते हैं हम इसका। पहला तो हमें ये समझना है कि शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। पहले आपको ये लिख देना है, बहुत सिंपल। फिर आपको एक और हेडिंग मारनी है, उसमें क्या लिखना है? प्रस्तर पिंड। ठीक है, अब हम जो शिल्प उत्पादन में जितनी चीज उत्पादन होती है उसके बारे में लिखेंगे। जैसे प्रस्तर पिंड हो गया, इसके बाद हम लिख सकते हैं पूरे शंख हो गए, इसके अलावा तांबा हो गया, अयस्क हो गया और औजार हो गए, इसके अलावा अपूर्ण वस्तुएं हो गई, त्याग दिया गया माल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? त्याग दिया गया माल हो गया, इसके अलावा कूड़ा करकट हो गया। तो हमें ये सब लिखना है उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि हमारा ये 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ लिख सकते हैं कि कूड़ा करकट, क्या गाइस? कूड़ा और करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे सांकेतिक रूप में से एक है, क्योंकि यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। तो पुरातत्वविदों ने इन सब चीज़ों से पहचान बनाई। पहला क्या? कूड़ा कचरा देखा कि वहाँ पर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, इससे पता चला कि हाँ यहाँ पर शिल्प उत्पादन केंद्र था। इसके अलावा हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जैसे प्रस्तर पिंड हो गया, पूरे शंख हो गए, तांबा हो गया, औजार हो गया, पूर्ण वस्तुएं और त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट। तो ये पहचान के लिए कुछ वस्तुएं जिनसे मिली, जिसके आधार पर पुरातत्वविदों ने बताया कि हड़प्पाकालीन संस्कृति में पहचान का आधार क्या था? शिल्प उत्पादन का, जो हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए। हेलो गाइस, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में मुगल शासन के दौरान ग्राम पंचायतों के राजस्व के स्रोतों की व्याख्या करें। यानी जब भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था, ठीक है, तो जब यहाँ पर ग्राम पंचायत थी, जो गांव की पंचायत थी, जो न्याय दिलाती थी, तो वो राजस्व के स्रोत क्या थे? वो अर्निंग कहाँ से करती थी? तो ये फिर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन है गाइस, 2 मार्क्स के। तो आंसर देते हैं हम इसका। पहला तो यही है कि पंचायत का एक आम खजाना होता था। क्या होता था? पहला पॉइंट हमारा आम खजाना, ठीक है, आम खजाना होता था। किसका? पंचायत का आम खजाना होता था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान देता था। पहला पॉइंट हम ये लिख देंगे। दूसरा जो लिख देंगे, क्योंकि 2 मार्क्स के तो 2 पॉइंट इनफ है। पंचायत विवादों के मामले पर जुर्माना भी लगा सकती थी। यानी क्या लगा सकती थी? जुर्माना भी लगा सकती थी। और कोई विवादित मामला है और उससे अर्निंग कर सकती है। तो दो चीज़ देखा, आम खजाना जिसमें सब योगदान दे रहे हैं, दूसरा कोई विवाद हुआ, कोई मसला हुआ तो उस पर जुर्माना लगाकर टैक्स वसूली करती थी, जिससे क्या होता था? ग्राम पंचायत का राजस्व के स्रोत बन जाते थे, यानी उन्हें पैसे आ जाते थे। सो गाइस, आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 1859 में अंग्रेजों द्वारा पारित परसिमन कानून, कौन सा कानून? परसिमन कानून के प्रभावों की जांच कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, परसिमन कानून 1859 का है, ये भी 2 मार्क्स का है। स्टार्ट करते हैं हम इसका आंसर। पहला तो हम यही लिखेंगे कि ऋणदाताओं द्वारा रैयत समुदाय से अत्यधिक ब्याज व धोखे के मामले के परिणाम स्वरूप 1859 में अंग्रेजों ने परसिमन कानून पारित किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया? परसिमन कानून पारित किया। किसके मामले में? धोखे के मामले में, ठीक है, जो धोखाधड़ी हुए थे ना उनके मामले, धोखे के मामले में। पहला तो ये हो गया। जो दूसरा हमारा है यहाँ पे कि
जिसके अनुसार ऋणदाता जो ऋण लेता है, ठीक है, लोन लेता है, और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्ष के लिए मान्य होंगे। इस कानून के अनुसार क्या हुआ, ओनली 3 ईयर्स यानी 3 वर्ष के लिए जो ऋण पत्र है, लोन के जो कागज होते हैं वो मान्य होंगे। समझ गए आप। नेक्स्ट है ताकि ब्याज को सीमित किया जा सके। क्या कर सके, तीसरा पॉइंट हम ना सके, जो ब्याज है गाइस क्या है, ब्याज को क्या करे, सीमित एक सीमा तक ले जा सके, उसके अलावा कोई उनसे धोखाधड़ी ना कर सके। किसानों से, मजदूरों से जो ऋण लेते हैं, ठीक है, तो उनसे कोई धोखाधड़ी ना कर सके, ये भी एक कारण था। नेक्स्ट हमारा, परंतु ऋणदाताओं ने इस कानून को अपने पक्ष में कर लिया, क्योंकि अब हर तीसरे वर्ष एक नया बंधपत्र भरवाने लगे। तो ऋणदाताओं ने कुछ नई तकनीक निकाली। क्या निकाली कि हर 3 वर्ष के बाद ही क्या कर दे, एक नया बंधपत्र, जिससे वो बंध जाए, ठीक है, बंध पत्र, जिसमें उनकी लोन की सारी चीजें होती है और उनसे धोखाधड़ी किया जाता है। किनसे, किसानों से, मजदूरों से, ठीक है गाइस। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा समाज में जटिल फैसला लेने वाले और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। इस कथन के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि हड़प्पाई समाज में शासकों का शासन रहा होगा। यानी सिंपल सी इन्होंने बात कही, क्या हड़प्पा सभ्यता में शासकों का शासन था, तो इसमें राय हमें देनी है, ठीक है। ये तो गाइस कितने मार्क्स का है, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो आंसर लिखते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो है हड़प्पाई पुरावस्तुएं, ठीक है, हड़प्पाई पुरावस्तुएं। आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो होता क्या है हड़प्पाई पुरावस्तु में, इसमें क्या लिखना है कि हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को शासकों द्वारा ही निश्चित करके लागू किया गया होगा। जैसे मृदभांड हो गए, ईंट हो गए, मोहरे हो गई, बाट हो गए आदि में एकरूपता शासकों द्वारा लाई जा सकती थी। ईंटों का उत्पादन एक स्थान पर ना होने के बावजूद समानता थी। यानी आप हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का शेप देखोगे ना, तो हर जगह एक जैसा ही था, लमसम यानी अप्रोक्स एक जैसा ही आपको ईंटों का शेप मिलेगा, ठीक है। पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्लियर हुआ। सेकंड हमारा पॉइंट है, ठीक है, सेकंड हमारा है कि विशाल भवन, ठीक है, क्या है, विशाल भवन। तो इसको हम कैसे समझेंगे गाइस, विशाल भवन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक मत के अनुसार, यानी एक मत, सबने एक वोट दिया, उसके अनुसार पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी। किसकी दी संज्ञा, प्रसाद की संज्ञा दी, किसको, भवन को, जो विशाल भवन था। परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली वहां पर, ठीक है, कहां पर, उस विशाल भवन पे। तीसरा पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड हमारा पॉइंट है पुरोहित राजा, यानी क्या गाइस, पुरोहित, ये भी बहुत बड़ा साक्ष्य है कि वहां पर राजा का शासन था कि नहीं। तो पुरोहित राजा, ये कैसे हम डिफाइन करेंगे कि एक पत्थर की मूर्ति को, क्या गाइस, एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई, और आज भी इसका नाम प्रचलित है, क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और वहां के पुरोहित राजा से परिचित थे। यही समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। परंतु होता क्या है कि यहाँ उल्लेखनीय है कि हड़प्पाई सभ्यता में अनुष्ठानिक प्रथाएं, जैसे अनुष्ठानिक मतलब जो पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज होती है, तो अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक समझी नहीं जा सकती, और उनका निष्पादन करते थे, और उनके पास राजनीतिक सत्ता थी या नहीं प्रमाणित नहीं हो सकता। यानी हमारे पास राय है भी और नहीं भी है, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब ये डाउटेबल क्वेश्चन है, ठीक है, डाउटेबल क्वेश्चन है, इसमें दोनों तरफ से हाँ या ना हो सकती है। आई होप गाइस आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन समझ आया हो। 2008 के क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी में देहात के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी देहात के लोग, देहात माने एक तरह से गांव, ठीक है, गांव से भी पिछड़ा हुआ, गांव देहात होता ना गाइस, उसे कहते हैं ऐसे लोग जहाँ पर मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, वहाँ पर जमींदारों की पावर ज़्यादा होती है। तो इस उसी रूप में गाइस समझ जाना। 1600 ईसा पूर्व से 1600 ईस्वी में देहात के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का वर्णन करे। कहा कि आर्थिक और सामाजिक, यानी देहात के लोग, ठीक है, देहात के लोग की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का वर्णन करे। पहला
पहला जो पॉइंट है जातक तथा पंचतंत्र कथा है, जातक एंड पंचतंत्र कथा है। तो इसमें क्या पढ़ना है, जो ये कथाएं ग्रंथ है ना, जातक और पंचतंत्र ग्रंथ है, इनके अनुसार क्या होता था कि खेती की नई तकनीकों में उपज में वृद्धि हुई, लेकिन इन सब का लाभ समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ। खेतों से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतीहर, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख होता है। इसके अनुसार क्या बताएगा कि खेती में विस्तार हो रहा है, नई तकनीक आ रही है, मगर इसके बावजूद समान रूप से सबको लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट है इसमें, वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, जो ग्रामीण बालकों से संबंधित कहानियां हैं, इसमें उनके दुखों का भी वर्णन किया जाता है। इन कथाओं में राजा द्वारा भेष बदलकर, देखो अब किसकी बात कर रहे हैं, राजा द्वारा भेष बदलकर, राजा खुद अपना फेस यानी एक तरह से पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बदल देता है, ठीक है, ताकि वो सोच सके कि जनता उसके बारे में क्या सोचती है। वो पता लगाने चलता है कि राजा और प्रजा, विशेष रूप से ग्रामीण प्रजा के संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे। मगर जब राजा वहाँ पे गया तो उसने क्या क्या देखा, जब उसने भेष बदल के गया तो बड़े बड़े कर की मांग कर रहा है राजा किसानों, विशेषकर किसानों से, और किसान परेशान है। जातक कथा के अनुसार संकट से बचने के लिए एक ही उपाय जंगल में भाग जाना। क्या था, जंगल में भाग जाना। किसके अनुसार, जातक कथाएं के अनुसार, कि अगर आपको टैक्स से बचना है और आप परेशान हो रहे हो तो जंगल भाग जाओ। इसके अतिरिक्त करों में वृद्धि को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। तो यही समय था गाइस 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, जब नए नए तकनीक आ रही थी उपज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और जब किसान परेशान हो जाए, टैक्स ना दे पाए, तो कहाँ भाग जाता था, जंगल भाग जाता था। जातक कथाएं क्या होती है, जातक कथाएं जो बौद्ध भगवान है ना, उनकी पूर्ण जन्म की कहानी, यानी पूर्व जन्म की कहानी, जो उनकी पहले की जन्म हो ना, तो उनकी कहानियाँ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों को लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। दिल्ली शहर के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो पहला जो हमारा पॉइंट है इब्न बतूता का, क्योंकि इब्न बतूता का जो वृत्तांत है ना, जो उनकी इंफॉर्मेशन है जितनी भी, तो शहरों में उन लोगों के लिए व्यापक अवसर प्राप्त होते हैं जिनके पास इच्छा हो, साधन हो और कौशल हो। क्या तीन चीज बोली, पहला इच्छा, कोई डिजायर हो उनके पास, साधन हो कोई, इसके अलावा कौशल हो, यानी उनके पास स्किल भी होनी चाहिए। तो ये तीन चीज जिनके पास होगी ना गाइस, इच्छा, साधन, कौशल, इब्न बतूता बता रहे हैं, क्योंकि शहरों में ही संस्कृति आदि का विकास होता है, यहाँ पर ही विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है। आज भी शहरों में नवीनतम वस्तुओं की भरमार होती है। यानी आपके पास इच्छा है, साधन और कौशल है, तो आप दिल्ली जैसे शहरों में भी क्या कर सकते हो, अवसरों का फायदा उठा सकते हो, आपको नौकरी मिल सकती है, आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, उसका कथन कि शहरों के बाजार सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जो बाजार है वहाँ पर क्या है, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। क्योंकि बाजार में क्या होता है, देखो बाजार तो है ही, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर मस्जिद भी है। ठीक है, मस्जिद धार्मिक स्थल भी है, इसके अलावा क्या है, मंदिर भी है, एक मंदिर भी पाया गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। और इनमें क्या होता है, जिनमें कई कई नृतक, संगीतकार और गायक सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे नाचने वाले, गाने वाले, अपनी कला को प्रदर्शन करने वाले लोग आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, बड़ी आबादी वाला, भारत को बड़ा बताता है, सब भारत में सबसे बड़ा बताता है, किसको, दिल्ली को। वहीं पे देखो यहाँ पे दो चीज़ है, एक दिल्ली की बात की है और क्या बात की है, दौलताबाद। दौलताबाद यानी जो आज का महाराष्ट्र में है, दौलताबाद पुराना नाम है जो दौलताबाद। इसको कैसे समझेंगे गाइस, होता क्या था कि दिल्ली के बारे में बताया इब्न बतूता, ये बड़ा शहर है, ठीक है, विशाल आबादी वाला है और भारत में सबसे बड़ा है। पर महाराष्ट्र में दौलताबाद भी आकर दिल्ली में कम नहीं है। यानी महाराष्ट्र की तुलना किससे की गई, दिल्ली से, कि दिल्ली तो बड़ा है ही मगर दौलताबाद भी आकार में कम नहीं है। इन्होंने बताया दिल्ली के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय थी। ठीक है, जो प्राचीर थी, जो दीवारें थी, वो अतुलनीय थी, बहुत बड़ी बड़ी थी। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना था, जबकि ऊपरी भाग ईंटों से बना था। इसके एक दूसरे के पास बनी कई मीनारें थी।
तो इब्बन बतूता ने ये 3 हमारे पास पॉइंट छोड़े, साधन, इच्छा और कौशल होना चाहिए। बाजार में मस्जिदें और मंदिर मिले, इसलिए वो आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था। और दिल्ली वर्सेस दौलताबाद, दौलताबाद यानी महाराष्ट्र, जो आज के महाराष्ट्र में है, ठीक है, पुराना नाम था गाइस। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 के विद्रोह में अवध के तालुकदारों की सहभागिता की जांच की, यानी तालुकदार की सहभागिता की जांच की किस संदर्भ में? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में। अगेन ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला तो यही है कि अवध के अधिग्रहण व ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत और सत्ता को नुकसान पहुंचाया। किसको नुकसान पहुंचाया? हैसियत और सत्ता को नुकसान पहुंचाया, किसके? तालुकदारों की, ठीक है। सेकंड हमारा पॉइंट क्या बनेगा कि इसलिए अवध जैसे इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद साधन और लंबा चला। क्या बोला? जो लड़ाई थी वो लंबी चली। कहां पर लड़ाई लंबी चली? कहां पर गाइस? अवध में, क्योंकि अवध के जो तालुकदार थे उनके पास भी बहुत एंगर था, उनके पास गुस्सा था इसके लेकर, क्योंकि उनकी हैसियत छीन ली गई, सत्ता छीन ली गई। इसके अलावा क्या क्या छीना गया गाइस, वो भी हम देखते हैं। उसके अलावा थर्ड पॉइंट हम बना सकते हैं, इसके अलावा उन्होंने वहां पर लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और उन किसी किसानों के हाथ में थी। तो देखो, तालुकदार, ठीक है, प्लस किसान, तालुकदार और किसान क्या कर रहे थे? मिलकर लड़ रहे थे। किसके विरुद्ध में? अंग्रेजों के विरुद्ध में। तो दोनों के पास अपने अपने कुछ ना कुछ रीजन थे। तालुकदार किस लिए? उनकी पावर, सत्ता छीन ली गई, बड़ी बड़ी ज़मीनें छीन ली गई। किसान किस लिए? उन पर टैक्सों का दबाव दिया जा रहा था, और उनके जो तालुकदार है, जो उनके मुसीबतों में काम आता है, उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तो इसीलिए किया गया। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, फोर्थ पॉइंट। इसमें हम लिख सकते हैं कि बहुत से तालुकदार अवध के नवाबों के प्रति निष्ठा रखते थे, ठीक है, इसीलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद ही भी साथ में डटे रहे। यानी क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ कि वो किससे जाकर मिल गए? हजरत महल से। हजरत महल यानी बेगम हजरत महल से, ठीक है, हजरत महल से मिल गए। कौन? जो अवध के तालुकदार थे। तो ये गाइस हमने इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि भारत के उपनिवेशिक काल के दौरान कुछ पर्वतीय स्थल जैसे हिल स्टेशन क्यों विकसित किए गए? यानी सिंपल सी बात की, पर्वत स्थल पर जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ पर हिल स्टेशन क्यों विकसित किए गए, वो भी किस काल में? उपनिवेशिक काल में ही क्यों किए गए? तो इनका पूछना है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि हिल स्टेशन की जलवायु बीमारियों को दूर करने में उपयुक्त और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? जो बीमारियों को दूर रखती है। कौन सी? जो ये ठंडी चीज़ें होती है, जैसे ठंडी ठंडी जगह है, ठीक है, बीमारियों को क्या रखती है? बीमारियों को दूर रखती है। पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बताया कि बीमारियों को दूर रखती है, तो इसीलिए हम हिल स्टेशन बनाएंगे। किन्होंने? अंग्रेजों ने। दूसरा जो पॉइंट है वो ये हमें बताता है कि गर्मियों में हैजा व मलेरिया से बचने के लिए फौजियों को हिल स्टेशन में रखा जाता था। किससे बचने के लिए? हैजा और मलेरिया। हैजा और मलेरिया से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? हैजा और मलेरिया से बचने के लिए फौजियों को बचाने के लिए कहाँ रखा जाता? हिल स्टेशन, ठंडी जगहों पर रखा जाता था। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे ये कहता है कि इसलिए वे पहाड़ियों में छावनियाँ बन गए। पहाड़ियों में भी उन्होंने छावनियाँ बना ली। इनको सैनिटेरियम के रूप में विकसित किया। किसके रूप में? सैनिटेरियम, यानी यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या होगा? स्वस्थ होने आएगा और आराम करने आएगा। इसके अलावा उसने जो मेहनत की होगी इसका क्या करें? आराम करने आएगा और अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए हिल स्टेशन पे आएगा। सिपाहियों को यहाँ पर आराम और इलाज के लिए भेजा जाता था। किसके लिए भेजा जाता था? आराम व इलाज के लिए भेजा जाता था, ठीक है गाइस। किसके लिए? आराम और इलाज के लिए। तो ये भी एक कारण बना। फोर्थ जो कारण है वो ये है, हिल स्टेशन की जलवायु यूरोप की जलवायु के समान होने के कारण वायसराय हर वर्ष गर्मियों में अपने पूरे कर्मचारियों के साथ हिल स्टेशन पर चले आते थे, ठीक है गाइस। इन्होंने क्या बताया? जो यूरोप की जलवायु है और जो हमारे इंडिया की जो जितने भी ठंडे एरिया है वहाँ की जलवायु है वो एकदम इक्वल है, तभी उन्होंने क्या बनाया? हिल स्टेशन बनाया। बहुत सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 9।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब किसके द्वारा की गई और मौर्य वंश के मुख्य स्रोत कौन से जिनसे हम मौर्य साम्राज्य को आज जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन पहला तो यही है कि इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व की गई। ठीक है, 321 ईसा पूर्व कर गई, किसके द्वारा गई? बाय चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है हमारा इसमें सेकंड पॉइंट बन जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उनका साम्राज्य पश्चिमोत्तर से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। कहाँ तक? पश्चिमोत्तर तक। इनका कहना क्या? पश्चिमोत्तर यानी बहुत दूर दूर तक इनका फैला था, वेस्टर्न तक, और वहाँ पर अफगानिस्तान हो गया, इसके अलावा उन्होंने बताया बलूचिस्तान हो गया। ठीक है, बलूचिस्तान हो गया। तो यहाँ तक उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया हुआ था। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट हम बना सकते हैं कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है। पहला तो मूर्तिकला, जो उनकी भव्य मूर्ति है, उनसे भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। फोर्थ है चंद्रगुप्त मौर्य। आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत। कौन था वो यूनानी राजदूत? उसका नाम क्या था गाइस? आपको लर्न होगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने क्या लिखी थी? बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या था? इंडिका। जैसे आपको पता होगा, इंडिका लिखी थी उसने। और नेक्स्ट है हमारा गाइस इसमें फिफ्थ पॉइंट हम बना सकते हैं, जो उनके गुरु थे चाणक्य, या उन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तीन नाम हमने बता दिए। तो उन्होंने क्या थी? उनकी अर्थशास्त्र से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से भी हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। ये तो हमने क्वेश्चन को फुलफिल किया। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वर्णन कीजिए बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार हुआ। बौद्ध की मुख्य शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। तो गाइस ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से कि पहला जो हमारा पॉइंट बना देंगे राजाओं की सहायता। किसकी? राजाओं की सहायता। तो राजाओं की सहायता, तो इसमें क्या पढ़ना है कि सम्राट अशोक और कनिष्क के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म श्रीलंका, चीन, मंगोलिया और अन्य देशों तक फैला। दूसरा पॉइंट हम ये इसमें लिख सकेंगे आसान भाषा। ठीक है गाइस, आसान शिक्षाएं यानी शिक्षाएं, आसान शिक्षा यानी उनकी जो टीचिंग थी वो इतनी आसान थी कि कोई भी समझ सकता था। जैसे बौद्ध धर्म की शिक्षा सरल थी, उनका पालन करना साधारण व्यक्ति के लिए भी आसान था। तो इसीलिए अमीर राजा भी कर सकता है और एक गरीब किसान भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट थर्ड है कि समानता का व्यवहार। ठीक है, समानता का व्यवहार किया जाता था वहां पर, इसीलिए ज़्यादा ये बौद्ध धर्म फेमस हुआ। समानता का व्यवहार। तो इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? बौद्ध धर्म में सबको समानता की दृष्टि से देखा जाता था। हिंदू धर्म की तरह जाति प्रथा का इस धर्म में कोई स्थान नहीं था, यानी जाति प्रथा थी नहीं बौद्ध धर्म में, इसीलिए ज़्यादा लोग गरीब और अमीर सबके सब आए। इसमें अच्छे आचरण सिखाए जाते थे, मूल्यों पर ध्यान दिया जाता था कि लोगों की ज़िंदगी में हम वैल्यू ऐड करें। ठीक है गाइस, इसके अलावा हम क्या पढ़ सकते हैं? इनकी शिक्षाओं को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनकी शिक्षाएं बहुत सारी है। जैसे विश्व अनित्य है। क्या है? विश्व अनित्य है। इन्होंने बोला कि विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मविहीन है क्योंकि यह कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। आप खुद ही सोचिएगा, इस आज से 200 साल पहले जो लोग थे वो आज है नहीं। आज से 200 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी आज वो उससे चेंज हो गई है। तो इसीलिए उन्होंने बोला ये कुछ भी यहाँ पे अस्थायी नहीं है, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, इंसान है, आएंगे गए। ठीक है, तो ये इन्होंने पहली टीचिंग दी। सेकंड टीचिंग है इनकी क्षणभंगुर संसार है। ये क्या है? क्षणभंगुर या इस क्षणभंगुर संसार में दुख मनुष्य के जीवन में अंतर्निहित तत्व है। इन्होंने बोला दुख तो सबकी जीवन में रहेगा, इसीलिए अंतर्निहित तत्व का इन्होंने वर्ड का यूज किया। सेकंड जो टीचिंग दी इन्होंने कि बौद्ध धर्म की परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक है, अर्थात इन्होंने ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं कहा, यानी ईश्वर के विषय में कुछ नहीं कहा। इसके अलावा जो सबसे जेन्युइन टीचिंग है ना गाइस इनकी ये है कि बुद्ध ने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचरणवान होने की परामर्श दी। क्या गाइस? दयावान और आचरणवान। ठीक है, आचरणवान होने की सलाह दी। किसको? जो अमीर लोग हैं, जो राजा है, जो गृहपति है, जो घर का स्वामी है, उनको दयावान और आचरणवान होने की सलाह दी। इसके अलावा बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म पर बल दिया।
ठीक है। और जाते जाते क्या बोला, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो गाइस बुद्ध बहुत अमेजिंग पर्सन थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। सो गाइस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8 मार्क्स का है गाइस। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका, यानी जो शाही परिवार की महिलाएं होती थी, जो रॉयल फैमिली की महिला होती थी, राजा राजवाड़ों घर की जो महिलाएं होती थी, उनके बारे में बताइए कुछ। पहला पॉइंट तो ये है कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियां जैसे नूरजहां, रोशन आरा और गुलबदन बेगम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें हम पहला पॉइंट है नूरजहां के बारे में लिखते हैं, नूरजहां। ठीक है, इसके बारे में गाइस सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। नूरजहां ने जहांगीर के शासनकाल में शासन प्रबंध में भाग लिया। कहाँ पर? शासन प्रबंध, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जहाँ से शासन संभाला जाता है, उसको संभाला। ठीक है, नूरजहां ने। तो आप देख रहे हो जो गर्ल्स है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मुगल साम्राज्य में। उसके पश्चात मुगल रानियों और राजकुमारियों ने भी महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण शुरू कर दिया। सूरत के बंदरगाह, देखो सूरत का एग्जाम्पल दिया अभी, देखो सूरत के बंदरगाह पर नगर में राजस्व प्राप्त होता था। तो राजस्व कहाँ से प्राप्त करती थी? जो जहाँ आ रहा है और रोशन आ रहा है, तो वो क्या करती थी? सूरत के बंदरगाह नगर से राजस्व प्राप्त होता था। यह नगर विदेशी व्यापारियों का एक लाभप्रद केंद्र था। तो इन्होंने अर्निंग के भी स्रोत बना रखे थे, जो वहाँ की गर्ल्स थी। ठीक है, रोशन आरा और जहाँ आरा के बारे में हमने बात की। संसाधनों पर नियंत्रण होने के कारण इन स्त्रियों के ने इमारतों और बागों का निर्माण में भाग लिया। ठीक है गाइस, जब इनके पास मनी होगा तो इन्होंने किस में भाग लिया? इमारतों और बागों के निर्माण में भाग लिया। जहाँ आरा ने शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहानाबाद, दिल्ली की नई कई वास्तुकलात्मक परियोजना जैसे कारवायसराय में भाग लिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फीमेल गर्ल्स है, ठीक है, जो फीमेल्स है, जो राज कर रही है, वो क्या कर रही है? नई नई राजधानी बसा रही है। जैसे उन्होंने बोला दिल्ली को बसाया। ठीक है, बसाया नहीं गई, एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना, वो तैयार किया दिल्ली का। ठीक है, नई दिल्ली राजधानी, जो आज से पहले इसका नाम क्या था? शाहजहानाबाद। तो इसका भी इन्होंने जिक्र किया है, शाहजहानाबाद, जो आप क्या किस नाम से जानते हैं? दिल्ली के नाम से जानते हो। तो इसकी वास्तुकलात्मक परियोजना तैयार की। इसके बाद क्या है? जो दिल्ली के आसपास आप चांदनी चौक देखते हो, जो उसकी रूपरेखा है, किसने की थी? जहाँ आरा ने की थी। ठीक है, किसकी? चांदनी चौक की। चांदनी चौक की जो रूपरेखा है वो किसने तैयार की थी? जहाँ आरा ने की थी। तो गाइस आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रोल जो फीमेल्स है वो भी अदा कर रही है यहाँ पर। इसके अलावा जो हम पढ़ सकते हैं वो है नेक्स्ट हमारा, अकबर ने अबू फजल को अपनी शासनकाल का इतिहास लिखने को कहा। इसके लिए उसने गुलबदन बेगम से अपने संस्मरण को लिपिबद्ध कराने का आग्रह किया, ताकि अबू फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृतियों को पूरा करे। यानी देखो, अबू फजल जैसा राइटर भी किसकी सहायता ले रहा है? जो फीमेल है। कौन? गुलबदन बेगम। किसको लिखने के लिए? गुलबदन बेगम। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा हो, राइटिंग थोड़ी अजीब है मगर अच्छा है। तो गुलबदन बेगम ने अपने संस्मरण को लिपिबद्ध कराने का आग्रह किया यानी गुलबदन बेगम से अपने संस्मरण को लिपिबद्ध कराने का आग्रह किया, ताकि अबू फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृतियों को पूरा कर सके। कौन? अबू फजल, अकबर का इतिहास लिखने के लिए। ठीक है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 8 मार्क्स का। भारत के विभाजन के कारण राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर भड़कने लगे, इस कथन की जांच कीजिए। ठीक है गाइस, तो राष्ट्रवादी नेता किस पे भड़कने लगे? पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर। तो सिंपल सी बात है, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि भारत का जब विभाजन हुआ था, जाहिर सी बात है ये मांगेंगे पृथक निर्वाचिका के बारे में। तो इसके बारे में पहला पॉइंट तो हमारा यही कि 27 अगस्त, ठीक है, 27 अगस्त 1947, 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर, ठीक है, बी पोकर बहादुर के पृथक निर्वाचिका के पक्ष पर में बोलते हुए कहा कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। उनके अनुसार मुसलमानों की आवश्यकता को गैर मुसलमान अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। यानी जो मुसलमान की नीड्स है उसे गैर मुसलमान मतलब हिंदू, सिख, ईसाई नहीं समझ सकते, अच्छी तरह समझ नहीं सकते, और ना ही समुदाय के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते। किसने बोला? 1747 में बी पोकर बहादुर ने। किसने? बी पोकर बहादुर, नाम याद रखना गाइस, 1947 की बात है। बी पोकर बहादुर ने, कहाँ से थे ये? मद्रास से थे।
ठीक है, तो इन्होंने ये अपना पक्ष दिया। नेक्स्ट है गाइस कि जब ये बयान हो रहे थे, डिबेट्स हो रही थी, तो राष्ट्रवादी तो भड़के हुए थे। संविधान सभा में बहस हुई और उसकी मांग के विरोध में कई तर्क दिए गए जो निम्नलिखित है। तो तर्क के बारे में बात करते हैं। पहला, का तर्क। तो का तर्क के अनुसार आर बी धुलेकर है, ठीक है, आर बी धुलेकर, ठीक है गाइस, आर बी धुलेकर। तो इन्होंने क्या दिया, आर बी धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा, अंग्रेजों ने, मेरी बातों को ध्यान से सुना, अंग्रेजों ने आरक्षण के नाम पर खेल खेला है। क्या खेल खेला है? आरक्षण के नाम पर। इसकी आड़ में उन्होंने अल्पसंख्यकों को फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दो, अब तुम्हें बहकाने वाला नहीं है, अब तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। यानी वो समझ गए, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अंग्रेज हमें लालच दे रहा है, फुसला रहे हैं, ठीक है, ताकि हम इन्हीं सब चीज़ों में फंसे रहे, ठीक है। खा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, राष्ट्रवादी नेता सरदार पटेल ने कहा। किसने कहा? सरदार पटेल, इनका भी वर्णन है इसमें। सरदार पटेल ने कहा कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है, विष है, क्या बोला इन्होंने? विष है गाइस, याद रखना, विष, जहर की तरह बोला इन्होंने। एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है, पूरी जो पॉलिटिक्स पावर है हमारी, उसमें पूरा विष समा चुका है। उनकी राय में इस मांग ने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वाया है, राष्ट्र के टुकड़े करवाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो तो पृथक निर्वाचिका को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? पृथक निर्वाचिका को छोड़ दो। ये पृथक निर्वाचिका है गाइस, इसको क्या कर दो? छोड़ दो। किसने बोला? पटेल साहब ने बोला। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा हो। इसके अलावा क्या होता था गाइस कि अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसी में पॉइंट की बात करें तो बहुत सारे पॉइंट बनते हैं इसमें। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, तो उसमें क्या है कि गोविंद बल्लभ पंत ने भी कहा कि पृथक, सो गाइस थर्ड है हमारा गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, नाम याद रखना गाइस, गोविंद बल्लभ, इनका भी हम बारे में बात करना है कि गोविंद बल्लभ पंत का क्या पॉइंट था। इन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचिका राष्ट्रीय और अल्पसंख्यक वर्ग दोनों के लिए हानिकारक है, ठीक है, दोनों के लिए हानिकारक है, चाहे वो पृथक निर्वाचिका राष्ट्र हो और अल्पसंख्यक हो, दोनों के लिए हानिकारक है। उनके अनुसार क्या है कि एक आत्मघाती मांग है, या एक आत्मघाती मांग है जो अब अपने आप को मार रहे हैं लोग, जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी। किसको? अल्पसंख्यकों। वो पहले से संख्या में कम है, और जो इस चीज़ों पर पृथक निवासी के बारे में बात करें तो इससे वो खुद ही अलग हो जाएंगे, उन्हें कमज़ोर बना देगी और शासन में प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इसके अलावा गाइस हम अलग से बात करें तो हमें कुछ और भी देखने को मिलता है। जैसे अलग से पॉइंट हम लिख सकते हैं कि सभी मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका के पक्ष में नहीं थे। ऐसा नहीं कह सकते कि सभी, ऑल मुस्लिम, ठीक है, मुसलमान पृथक निर्वाचिका के पक्ष में नहीं थे, इन्होंने बताया। उदाहरण के बेगम एजाज रसूल, नाम याद रखिए, बेगम एजाज रसूल भी इसे आत्मघाती मानती थी। यानी आत्मघाती, अपनी आत्मा को ही मार रहे हो आप इस चीज़ को मांगते हुए, पृथक निर्वाचिका को मांगते हुए। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा हो। सो गाइस हमने इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी डिस्कस किए, 4 मार्क्स के और 8 मार्क्स के भी किए। थोड़ी दिक्कत हुई बट गाइस आई होप आपको समझ आया हो। और गाइस लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है। आई होप आपको समझ आया हो।